आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइल में। तो दोस्तों, पिछले सत्र में यानी कि ये जो बजट सत्र चल रहा है, इससे जो पिछला सत्र हुआ था दिसंबर के महीने में, उस सत्र में जब संविधान पे चर्चा हो रहा था संसद में, उस समय राज्यसभा में अमित शाह जी ने संविधान पर चर्चा जवाब देने के लिए उपस्थित हुए थे। उस दौरान उन्होंने अपने भाषण से गांधी परिवार और उनके देश विरोधी कुकर्मों को देश के सामने रखने लगा था। तो उससे उस समय जो संसद में जितने दरबारी मौजूद थे कांग्रेस के, वो सब बुरी तरीके से बौखला गया था। और सबसे ज्यादा अमित शाह जी के प्रहार से कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उसने बौखलाया था। और उसके बाद उस बौखलाहट में अपने आका के कुकर्म को देश के सामने आने से जो बौखलाहट था, उस बौखलाहट के कारण एक दिन बाद अमित शाह जी के भाषण के कुछ अंश को काटकर उस पर देश भर में एजेंडा चलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। लेकिन इस बार राज्यसभा का कमान डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला। शायद अमित शाह जी का जो टोन है, बोलने का जो उनका स्टाइल है, उससे कांग्रेसी और बिलख जाते हैं, बौखला जाते हैं। इसलिए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही मोर्चा संभाला और उन्होंने कल राज्यसभा में जिस प्रकार से भिगो कर सहला कर कांग्रेसी दरबारियों के मुंह पर जो तमाचे मारे उनके राजनीतिक आका के कुकर्म का, उस तमाचे के बाद भी कोई दरबारी बौखलाया नहीं। जिस प्रकार से अमित शाह जी के भाषण से बौखला गया था, इस बार उस तरीके से नहीं बौखलाया। जबकि उस समय अमित शाह जी ने जो कुछ भी कहा था, उससे कई गुना ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। जितने कुकर्मों का जिक्र अमित शाह जी ने नहीं किया था उस समय, उससे कहीं अधिक ज्यादा गांधी नेहरू परिवार के कुकर्मों का, देश विरोधी षड्यंत्रों का खुलासा नरेंद्र मोदी जी ने कल किए हैं राज्यसभा में। कल जो राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण है, उस भाषण को पूरे देश के लोगों को सुनना चाहिए कि किस प्रकार से आजादी के बाद सुनियोजित तरीके से गांधी नेहरू परिवार ने इस देश को दुनिया से अलग थलग करने के लिए तरह तरह का कुकर्म किया। ऐसे लोकसभा में भी परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई अहम खुलासे किए थे, क्योंकि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के बोलने से पहले नेता विपक्ष और शाही परिवार का जो शहजादा है राहुल गांधी, उसने बहुत बौखलाया था। जो उसके मन में अनाप शनाप बातें आया, बिना किसी तथ्य के, बिना तर्क के, वो सभी बातों को बोला था। उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में तर्कों और तथ्यों के साथ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जवाब से लोकसभा में भी दरबारी गिरोह में सन्नाटा छा गया था। कोई कुछ बोल नहीं पाया, न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहे गए किसी बात को गलत ठहराया। लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसे वरिष्ठ पत्रकार लोग काठ का घोड़ा कहते हैं, वो काठ का घोड़ा भी बहुत उछला था। लेकिन कल नरेंद्र मोदी जी ने जिस सहजता के साथ सहला कर भिगो कर तथ्य और तर्कों का जो तमाचा मारा है, उन तमाचे ने असर तो पूरा किया, लेकिन बौखलाने नहीं दिया। कोई बौखलाया नहीं। कल नरेंद्र मोदी जी ने जो खुलासे किए हैं कि किस प्रकार से इस परिवार ने जानबूझकर इस देश को पीछे रखा, जो देश आजादी के बाद भी अपने भौगोलिक और सामरिक शक्ति के दम पर विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का क्षमता रखता था। किस प्रकार से इस परिवार ने उस समय देश के पैरों में जंजीर बांधकर उसे अस्थिर कर दिया, जिसके कारण देश विश्व के मुकाबले पिछड़ता चला गया। आज उस परिवार का नेता आज के सरकार से पूछता है कि यह देश चीन से पीछे कैसे रह गया, अन्य देशों से पीछे कैसे रह गया, उसका क्या कारण था। उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में किया है। उसको सभी को सुनना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के युवाओं के लिए कि ऐसा क्या कारण था। चीन सहित दुनिया का अनेक देश जो लगभग भारत के साथ ही आजाद हुआ था, उनके पास उस समय भारत जैसा बेहतर भौगोलिक परिस्थिति और सामरिक शक्ति नहीं था। उसके बावजूद वह भारत से इतना आगे कैसे निकल गया और भारत इतना पीछे क्यों रह गया, उसका मूल जो वजह था, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल के भाषण में किया है। और मैं हेल्थ की बात करूं, बीमारी की बात करूं, टीकाकरण की बात करूं, जैसे चेचक, बीसीजी का टीका, जब हम गुलाम थे
तब दुनिया में वो टीकाकरण हो रहा था, कुछ देशों में हो चुका भी, लेकिन भारत में ये दशकों बाद आया। पोलियो की वैक्सीन हमने दशकों तक इंतजार करना पड़ा। दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, हम पीछे रह गए थे। कारण यह था, कांग्रेस ने देश की व्यवस्था को ऐसे जकड़ करके रखा था। उनको लगता था सारा ज्ञान सरकार में जो बैठे हैं उन्हीं को है, वही सब कर लेंगे, और उसी का एक परिणाम था लाइसेंस परमिट राज। मैं देश के नौजवानों को कहूंगा, लाइसेंस परमिट राज का कितना जुल्म था। देश विकास नहीं कर सकता था, और लाइसेंस परमिट राज यही कांग्रेस की पहचान बन गई थी। आदरणीय सभापति जी, कंप्यूटर का जब शुरुआती दौर था तो कंप्यूटर को इंपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए लाइसेंस लेना होता था, कंप्यूटर लाने के लिए। और कंप्यूटर लाने के लाइसेंस पाने में भी सालों लग जाते थे। आदरणीय सभापति जी, वो दिन थे मकान बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, तो सीमेंट के लिए भी परमिशन लेना पड़ता था मकान बनाने के। इतना ही नहीं सभापति जी, शादी ब्याह में अगर चीनी की जरूरत हो, चीनी चाय पिलानी हो, तो भी लाइसेंस लेना पड़ता था। मेरे देश के नौजवानों को पता होना, और मैं आजाद भारत की बात कर रहा हूं, मैं अंग्रेजों के कालखंड की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के कालखंड की बात कर रहा हूं। और कांग्रेस के एक पूर्व वित्त मंत्री, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, उन्होंने माना था कि लाइसेंस परमिट के बिना कोई काम होते नहीं है। सारे काम लाइसेंस परमिट के रास्ते से ही गुजरते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि लाइसेंस परमिट बिना रिश्वत को नहीं होता है। मैं कांग्रेस के वित्त मंत्री ने जो कहा वो कह रहा हूं, बिना रिश्वत को नहीं होता है। अब कोई बहुत आसानी से समझ सकता है, उस जमाने में रिश्वत मतलब हाथ की सफाई कौन करता था भाई? ये कौन पंजा था? वो पैसा कहां जाता था? देश का नौजवान भली भांति समझ सकता है। यही इस सदन में कांग्रेस के एक माननीय सदस्य हैं, मौजूद है, जिनके पिताजी के पास खुद के पैसे थे, किसी से लेना नहीं था, और कार खरीदना चाहते थे। यहां मौजूद एक एमपी है कांग्रेस के, उनके पिताजी खुद के पैसे से कार खरीदना चाहते थे। 15 साल तक उनको कार के लिए इंतजार करना पड़ा था कांग्रेस के राज में। आदरणीय सभापति जी, हम सब जानते हैं, स्कूटर लेना हो तो बुकिंग करवा के पैसा देना, 8-8, 10-10 साल एक स्कूटर खरीदने में लग जाता था। और अगर मजबूरी में स्कूटर मानो बेचना पड़ा तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। यानी कैसे देश चलाया इन लोगों ने। और इतना ही नहीं, गैस सिलेंडर एमपी को कूपन दिया जाता था, कि तुम इलाके में 25 लोगों को गैस कनेक्शन दे सकते हो। गैस सिलेंडर के लिए कतार लगती थी। टेलीफोन कनेक्शन, नाक को दम आ जाता था टेलीफोन कनेक्शन के लिए। देश के नौजवानों को पता होना चाहिए कि ये जो आज बड़े बड़े भाषण झाड़ रहे हैं, उन्होंने क्या किया था
देश को पता होना चाहिए। आदरणीय सभापति जी, ये सारी पाबंदियां और लाइसेंस राज की नीतियों ने भारत को दुनिया की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि दर में धकेल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस कमजोर वृद्धि दर को, इस विफलता को दुनिया में किस नाम से कहने की शुरुआत हो गई? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहने लगे। एक समाज का पूरा अपमान, विफलता सरकार में बैठे हुए लोगों की, काम न करने के सामर्थ्य बैठे हुए लोगों का, समझ शक्ति का अभाव बैठे हुए लोगों का, दिन रात भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों का, और गाली पड़ी एक बहुत बड़े समाज को, हिंदू ग्रेट ऑफ ग्रोथ। आदरणीय सभापति जी, शाही परिवार के आर्थिक कुप्रबंधन और गलत नीतियों के कारण पूरे समाज को दोषी ठहराया गया और दुनिया भर में बदनाम किया गया। जबकि हम इतिहास देखें तो भारत के लोगों का तरीका और नीतियां, भारत के स्वभाव में लाइसेंस राज नहीं था, परमिट नहीं थी। भारत के लोग सदियों से, हजारों साल से खुले में विश्वास करते थे और हम उन समुदाय में सबसे पहले थे जो दुनिया भर में मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, उसमें मेहनत करते थे, काम करते थे। सदियों पहले भारतीय व्यापारी दूर दराज के देशों तक व्यापार करने के लिए जाते थे, कोई बंधन नहीं थे, कोई रुकावटें नहीं थे। ये हमारी प्रकृति की संस्कृति थी, हमने उसको तबाह करके रख दिया। आज जब पूरी दुनिया के इनिशिएटिव के बारे में कहा है, उन्होंने प्रगति के अनुभवों से सीखते हुए अन्य विकासशील देशों के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में क्रांति लाने का एक मूल्यवान अवसर है। ये प्रगति को सभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उन्होंने ये सुझाव दिया। पहले काम कैसे होते थे, मैं तथ्यों के साथ कुछ उदाहरण देना चाहता हूं ताकि पता चले कि कैसे देश को नुकसान किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर कुछ एक ही व्यक्ति ने जानबूझ के किया होगा, लेकिन कल्चर डेवलप हो गया और उसका परिणाम हुआ। अब देखिए उत्तर प्रदेश में हम एग्रीकल्चर, किसान, भाषण तो बहुत बढ़िया दे देते हैं, अच्छा लगता है, भड़काने का काम करने में क्या जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, भड़काते रहो दुनिया को, कोई काम तो करना नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए एक अहम योजना थी, सरयू नहर परियोजना। सरयू नहर परियोजना 1972, सोचिए साहब, 1972 में स्वीकृत हुई थी, 5 दशक तक लटकी रही। 1972 में जिस योजना को सोचा गया, योजना बनी, फाइल पे स्वीकृत हो चुकी, 2021 में हमने आकर के इसको आदरणीय सभापति जी, जम्मू कश्मीर की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन इन 1994 में स्वीकृत हुई थी। 1994 में ये रेल लाइन भी बरसों तक लटकी रही। 3 दशक बाद आखिरकार हमने 2025 में इसे पूरा किया। आदरणीय सभापति जी, ओडिशा की
हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन, हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन 1996 में स्वीकृति हुई थी। ये भी बरसों तक अटकी रही और ये भी 2019 में हमारे कार्यकाल में पूरी हुई। आदरणीय सभापति जी, असम का बोगीबिल ब्रिज 1998 में स्वीकृत हुआ था। ये भी हमारी सरकार ने 2018 में पूरा किया। और मैं ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये कल्चर कितने देश को बर्बाद किया है, सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में देश के लिए, देश जिसके लिए हकदार था, जो होने की संभावनाएं भी थी, इस प्रगति का न करते हुए कितनी बर्बादी की है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सही प्लानिंग और सही एजुकेशन, इसके लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। पीएम गति शक्ति कांग्रेस है जिसने आजादी के तुरंत बाद ही संविधान निर्माताओं की भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। और ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। आप कल्पना कर सकते थे कि जब देश में चुनी हुई सरकार नहीं थी, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था चुनाव तक का, वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट में जो बैठे थे महाशय, उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया आते ही। चुनी हुई सरकार करती तो थोड़ा भी तो समझ आता था, लेकिन उतना भी इंतजाम नहीं किया। और किया क्या, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचला, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचला। अखबारों पर, प्रेस पर लगाम लगाई और डेमोक्रेट का टैग लगाकर घूमते रहे दुनिया में। देश के डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण स्तंभ, उसको कुचलने का काम हुआ। और ये संविधान की भावना का पूरी तरह अनादर था। आदरणीय सभापति जी, देश की पहली सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और मुंबई में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब मुंबई में मजदूरों की एक हड़ताल हुई। उसमें मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी जी ने एक गीत गाया था, कॉमनवेल्थ का दास है। ये कविता उन्होंने गाई थी। कविता गाने मात्र के गुणे में नेहरू जी ने देश के एक महान कवि को जेल में ठूस दिया। मशहूर एक्टर बलराज साहनी जी सिर्फ एक जुलूस में शामिल हुए थे, आंदोलन करने वालों के जुलूस में शामिल हुए थे, इसलिए बलराज साहनी जी को जेल में बंद कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी, लता मंगेशकर जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी ने वीर सावरकर पर
कविता स्वरबद्ध करके आकाशवाणी पर प्रस्तुत करने का योजना बनाई। इतने मात्र पर हृदयनाथ मंगेशकर जी को आकाशवाणी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी, इसके बाद देश ने इमरजेंसी का भी दौर देखा है। आदरणीय सभापति जी, इस देश ने इमरजेंसी का भी दौर देखा है। संविधान की किस प्रकार से कुचला गया, संविधान के स्पिरिट को किस प्रकार से रौंदा गया, और वो भी सत्ता सुख के लिए किया गया, ये देश जानता है। और इमरजेंसी में प्रसिद्ध सिने कलाकार देवानंद जी से आग्रह किया गया कि वे इमरजेंसी का समर्थन करें पब्लिकली। देवानंद जी ने साफ साफ इमरजेंसी पर समर्थन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हिम्मत दिखाई, और इसलिए दूरदर्शन पर देवानंद जी की सभी फिल्मों को प्रतिबंधित कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी, ये संविधान की बातें करने वाले लोग, उन्होंने सालों से संविधान को अपने जेब में रखा है, उसी का एक परिणाम है। संविधान का सम्मान नहीं किया है। आदरणीय सभापति जी किशोर कुमार जी, उन्होंने कांग्रेस के लिए गाना गाने से मना किया। इस एक गुनाह के लिए आकाशवाणी पर किशोर कुमार के सभी गानों को प्रतिबंधित कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी, मैं इमरजेंसी के उन दिनों को भूल नहीं सकता, और शायद आज भी वो तस्वीरें मौजूद है। ये जो लोकतंत्र की बातें करते हैं, मानव गरिमा की बातें करते हैं, और बड़े बड़े भाषण देने के लिए शौकीन लोग हैं, आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस समेत देश के महानुभावों को हथकड़ियां पहनाई गई थी, जंजीरों से बांधा गया था। संसद के सदस्य, देश के गणमान्य नेता, उनको हथकड़ियां और जंजीरों से बांधा गया था। इनके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। आदरणीय सभापति जी, सत्ता सुख के लिए, शाही परिवार के अहंकार के लिए इस देश के लाखों परिवारों को तबाह कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया। बहुत लंबा संघर्ष चला। ये अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खा मारने वालों को जनता जनार्दन की ताकत को स्वीकार करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े, और देश में जनता जनार्दन के सामर्थ्य से इमरजेंसी हटी। ये भारत के लोगों की रगों में जो लोकतंत्र है ना, उसी का परिणाम था। हमारे माननीय खड़गे जी आपके सामने बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं, और उनका शौक है शेर सुनाने का। और सभापति जी, आप भी बड़ा मजा लेते हैं।
शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। आदरणीय सभापति जी, मैं आदरणीय खड़गे जी वरिष्ठ नेता है और मैं हमेशा सम्मान करता हूँ उनका, और इतना लंबा समय सार्वजनिक जीवन ये छोटी बात नहीं है। और मैं इस देश में चाहे शरद राव हो चाहे खड़गे जी हो, इन सब का मैं, हमारे देवगौड़ा जी बैठे हैं, ये असामान्य सिद्धियां हैं उनके जीवन की जो उन्होंने ऐसा है खड़गे जी, आपको आपके घर में तो ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी, नहीं बताऊंगा। इस बार मैं देख रहा था कि खड़गे जी कविताएं पढ़ रहे थे, करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। आदरणीय सभापति जी, मैं आदरणीय खड़गे जी वरिष्ठ नेता है और मैं हमेशा सम्मान करता हूँ उनका, और इतना लंबा समय सार्वजनिक जीवन ये छोटी बात नहीं है। और मैं इस देश में चाहे शरद राव हो चाहे खड़गे जी हो, इन सब का मैं, हमारे देवगौड़ा जी बैठे हैं, ये असामान्य सिद्धियां हैं उनके जीवन की जो उन्होंने ऐसा है खड़गे जी, आपको आपके घर में तो ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी, नहीं बताऊंगा। इस बार मैं देख रहा था कि खड़गे जी कविताएं पढ़ रहे थे, लेकिन जो बातें बता रहे थे, और आपने बड़ा सही पकड़ा था कि जरा बताओ तो सही भी ये कविता है कब की है? उनको पता था, सभापति जी उनको पता था ये कविता है कब की है। भीतर कांग्रेस की दुर्दशा का इतना दर्द पड़ा था, लेकिन वहां हालत ये है कि बोल नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मंच है, यही बोल दें, और इसलिए उन्होंने नीरज की कविता के माध्यम से उनके घर के हालात यहां प्रस्तुत किए हैं। आदरणीय सभापति जी, जो आज के लिए सही है, खड़गे जी को मैं आज वही कवि नीरज जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार का जो दौर था उस समय नीरज जी ने ये कविताएं लिखी थी, और उसमें उन्होंने कहा था, है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। नीरज जी ने कांग्रेस के उस कालखंड में ये कविता कही। 1970 में जब कांग्रेस, अरे चारों तरफ कांग्रेस का राज चलता था, उस समय नीरज जी का एक और कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था।
फिर दीप जलेगा। हरिवंश जी तो अभ्यासु हैं तो उनको भली भांति पता है। उस समय उनका यह संग्रह प्रसिद्ध हुआ था, फिर दीप जलेगा। उसमें उन्होंने कहा था, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, नीरज जी ने उस समय कहा था, मेरे देश उदास न हो। नीरज जी ने अपनी कविता में कहा था, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। और हमारा सद्भाग्य देखिए, हमारे प्रेरणा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 40 साल पहले कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। आदरणीय नीरज जी ने कहा था, जब तक कांग्रेस का सूरज चमकता रहा, देश ऐसा ही अंधेरे में रहता रहा। कई दशक तक ऐसे ही हाल बने रहे। आदरणीय सभापति जी, गरीबों को शक्ति देने के लिए, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमारी सरकार के द्वारा हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। गरीबों का सशक्तिकरण और गरीब ही गरीबी को परास्त करे, उस दिशा में हमने योजनाओं को आकार दिया। और मुझे मेरे देश के गरीबों पर भरोसा है, उनके सामर्थ्य में भरोसा है। अगर अवसर मिल जाए ना, तो वो हर चुनौतियों को पार कर सकता है। और गरीब ने करके दिखाया, योजनाओं का लाभ लेते हुए